हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ फॉर ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला टॉपिक, जिसका हमने बेसिक पढ़ा था प्लस उसका पर्पस पढ़ा था कि मतलब अगर कोई थर्ड पार्टी है या कोई शेयर होल्डर है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का वो किस तरह से यूज़ करता है, क्या पर्पस है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का थर्ड पार्टी के लिए, किसी अदर शेयर होल्डर के लिए। प्लस हमने देखे थे फॉर्म्स कि 5 हमारे टेबल होते हैं, टेबल ABCDE। हर टेबल का क्या क्या अपना अपना सिग्निफिकेंस पर्पस है, ठीक है। प्लस हमने एक चीज़ और देखी थी कि कोई भी अगर पर्सन जो माइनर है, ठीक है, या कोई पर्सन इनकॉम्पिटेंट है, कोई माइनर है, कोई इंसॉल्वेंट है या फिर माइंड से थोड़ा है, तो ही कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ सब्सक्राइबर इन एनी कंपनी, ठीक है। आज हम देखेंगे आगे का कॉन्सेप्ट। वो हमारा टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कि जो हमारी कंपनी का ये चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसका कंटेंट क्या है। अब जैसे हमारी कोई बुक होती है, ठीक है, उसका कंटेंट होता है ना, पहले प्रीफेस होता है, फिर बुक के राइटर के बारे में गिवन है, फिर हमें इंडेक्स होता है गिवन, फिर चैप्टर्स होते हैं। उसी तरह से ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो हमारी चार्टर्ड बुक है, चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है, इसका कंटेंट क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। इसमें पहला हमारा जो बेसिक कंटेंट क्लॉज कहते हैं हम उसको, बेसिक क्लॉज क्या आता है, नेम क्लॉज, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लिस्टेड कंपनी का अलग है, ठीक है, हर एक कंपनी का अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है। नेम क्लॉज में अब क्या है, अब नेम एक तरह से अगर हम सभी पर्सन हैं, हमारा नाम हमारी क्या है, सेपरेट एंटिटी है, हमारी पहचान है। उसी तरह से किसी भी कंपनी का नेम क्या है, उसकी पहचान है। अब रिलायंस कंपनी, अगर उसका नेम रिलायंस ना होता, ऐसे ही कह देते वो कंपनी XYZ कंपनी, तो हमें पता होता कि रिलायंस कंपनी है। हाँ, अभी तो चल अब हम जानते हैं टाटा स्टील कंपनी के कौन है, रतन टाटा जी। रिलायंस के अंबानी, हमें उनके नेम पता है, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं मेन, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के हमें नेम पता है। बट अगर किसी कंपनी का स्पेसिफिक नेम ही ना हो तो उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी क्या रह जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए जो नेम होता है ना, नेम किसी भी कंपनी का, किसी भी एसोसिएशन के लिए, ठीक है, चाहे वो 1% कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, स्मॉल कंपनी, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, हर तरह की एसोसिएशन के लिए नेम जो होता है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज माना जाता है। किसी भी चीज़ की पहली पहचान उसके नाम से होती है, उसी तरह से हर कंपनी की, हर एसोसिएशन की सबसे पहली पहचान क्या है, नेम। सो नेम क्या है, इट इज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ ईच कंपनी। हर एक कंपनी की अलग पहचान है एंड सिंबल ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस। अगर जो कंपनी का नेम होता है ना, वो क्या सिंबलाइज करती है, कंपनी की एग्जिस्टेंस को, उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को। अब अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड आ जाता है, पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड आ जाता है, OPC कंपनी के नाम के पीछे में OPC आ जाता है ना। तो एक तरह से ये जो वर्ड्स हम लगाते हैं, इससे क्या है, कंपनी का पता चल जाता है, उसकी एग्जिस्टेंस पता चल जाती है, ठीक है, नाम से एग्जिस्टेंस। प्लस ये जो होता है लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, ये उनके इंडिपेंडेंट नेचर को सिंबलाइज करती है। लिमिटेड वर्ड लग गया तो मतलब वो कंपनी पब्लिक कंपनी है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लग गया मतलब वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है। उसी तरह से अगर OPC वर्ड लग गया तो वो कंपनी 1% कंपनी है। अब हमने पढ़ा था, जब हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज भी पढ़ी थी, हमने क्या कहा था, जो हमारी सेक्शन 8 कंपनी होती है वो इस वाले कंसेप्ट से एग्जेम्प्टेड है, उस पर ये वाला कंसेप्ट नहीं लागू होता। क्यों, सेक्शन 8 कंपनीज हमारी कौन सी होती है, जो हमारी सोसाइटी को हेल्प करने के लिए होती है, ठीक है ना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको कहते हैं हम सेक्शन 8 कंपनीज, उनमें ये वाला कंसेप्ट हमारा एप्लीकेबल नहीं होता। अब पब्लिकेशन ऑफ नेम, किसी कंपनी का नेम है तो मतलब जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें पब्लिकेशन ऑफ नेम क्या है, नेम ऑफ कंपनी होता है, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, सिन नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, मेल, वेबसाइट एड्रेस, ये मेंशन्ड होता है। कहाँ पे मेंशन्ड होता है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना,
ये हमारी कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी लेटर है, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, हर एक जगह पे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारी मेंशन होती है। कौन कौन सी? कंपनी का नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, सिन नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, मेल, वेबसाइट, एड्रेस, कहाँ कहाँ पे मेंशन होते हैं? बिजनेस लेटर्स में, बिल हेड्स में, लेटर पेपर्स में, नोटिस में, ऑफिशियल पब्लिकेशंस जो भी होती है हमारी कंपनी की, फिर हमारी जो कंपनी के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, और अगर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है वहाँ पे ये सब चीज़ों की पब्लिकेशन की जाती है। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर पे मेरे पास कोई भी लेटर आती है, तो मुझे कैसे पता चलता है कि वो लेटर कहाँ से आई है? उस लेटर के ऊपर कंपनी का नेम होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस का नेम होता है, सिन नंबर लिखा होता है, टेलीफोन नंबर लिखा होता है, साइन हुए पड़े होते हैं, कंपनी का मेल होता है, हर एक चीज़ के बारे में लिखा होता है। उससे हम कंपनी की पहचान कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लेटर मेरे को कहाँ से आया है, कौन सी कंपनी से आया है, कौन से डिपार्टमेंट से आया है, या कौन सी एसोसिएशन से आया है। ठीक है, ये हो गया हमारा पब्लिकेशन ऑफ नेम। ठीक है। इफ़ कंपनी चेंजेस इट्स नेम ड्यूरिंग द लास्ट 2 years, अगर हमारी कंपनी पिछले 2 साल में अपना नेम चेंज करती है, देन इट शेल प्रिंट इट्स फॉर्मर नेम या नेम चेंज इन द लास्ट 2 years। क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई भी कंपनी अपना नाम पिछले 2 साल में चेंज करवाती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो उसका फॉर्मर नेम है, जो उसका पहले वाला नेम था, ठीक है, प्लस जो उसका नेम चेंज इन लास्ट 2 year है, मतलब इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो उसका फॉर्मर नेम है ना पुराने वाला, या तो वो प्रिंट होगा या जो हमारा नेम पिछले 2 सालों में चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल जब हमने कंपनी बनाई थी ना, एग्जांपल से समझते उससे ईजी समझ आएगा। उस कंपनी का नाम था ABC लिमिटेड। ठीक है, बट कंपनी मतलब अभी 5 साल हो गए कंपनी को बने, 5 साल मतलब हमने 3rd year में जाके ना, जब हमने कंपनी बनाई उसका नेम था ABC लिमिटेड, 2 साल बाद हमने कंपनी का नेम चेंज कर दिया XYZ लिमिटेड। ठीक है, अब करंट ईयर में मान लो कि 2023 चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? 2023 में अगर हम कोई डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हैं और हमारी कंपनी का नाम पिछले 2 साल में चेंज हुआ है, XYZ लिमिटेड हो गया, तो अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करते हैं ना, तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर या तो हम उस कंपनी का जो हमने जब बनाया था तब जो नेम था, मतलब ABC लिमिटेड, वो यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, या फिर जो 2 साल पहले जो नेम चेंज हुआ वो क्या था? XYZ लिमिटेड, वो यूज़ करेंगे। ठीक है, ये उन्होंने बताया इस चीज़ में। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है? नेम के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है कि अगर हमने कंपनी का नेम सेट करना है तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम कंपनी का नेम रखने वाले हैं, किसी एसोसिएशन का नेम रखने वाले हैं, तो क्या रिस्ट्रिक्शन है कि जो हमारा नेम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में है ना, हमारी जो कंपनी का नेम हमारे चार्टर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर है ना, वो किसी भी और रजिस्टर्ड कंपनी से, जो पहले से कंपनी रजिस्टर्ड है, उससे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब रिलायंस कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, अगर कोई और पर्सन अपनी कंपनी सेटअप कर रहा है तो उसका नेम रिलायंस कंपनी नहीं होना चाहिए और ना ही उससे मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या करे? रिलायंस में क्या आता है? RELAINCE, वो क्या करे? I और A हटा दे बीच में से, तो वो कहेगा कि भाई मेरी ना कंपनी का नेम अलग है, तो ये नहीं माना जाएगा। क्यों? रिलायंस आइडेंटिकल नेम है, प्रोनाउंसिएशन में भी आइडेंटिकल है। रिलायंस में और रिलायंस में क्या फ़र्क है? इसलिए ठीक है, इसलिए कहा गया कि जो भी हमारा कंपनी का नेम है ना, तो वो आइडेंटिकल होना चाहिए किसी हमारी आसपास की कंपनी से, प्लस कोई भी कंपनी जो हमारे कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है। ठीक है, और बी सच दैट विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ, या फिर अगर हमारी कंपनी का नेम ऐसा है जो किसी ऑफेंस को शो कर रही है, ठीक है, तो वो भी नहीं माना जाएगा। या फिर अनडिजायरेबल, उस कंपनी को ना, मतलब जो कंपनी का नेम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया भाई ये नेम तो बिल्कुल नहीं सही। ठीक है, हमने जो नेम रखा ना कंपनी का, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है भाई ये नेम तो नहीं चलेगा भाई कंपनी का, ये तो काफ़ी इलीगल काइंड ऑफ सा लग रहा है, तो उस नेम को भी हम नहीं रख पाएंगे, हमें अपना नेम कुछ और रखना पड़ेगा। ठीक है, किन किन सिचुएशंस पे रिस्ट्रिक्शन है? पहले तो हमारा नेम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अगर हमारी कंपनी का नेम किसी ऑफेंस को दर्शाता है, किसी इलीगल चीज़ को दर्शाता है,
तो वो नेम नहीं रखा जाएगा। प्लस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया भाई ये नेम ना थोड़ा अनडिज़ायरेबल सा है, तो उस नेम को भी नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, द नेम ऑफ कंपनी शैल नॉट बी सच दैट इट वुड गिव इम्प्रेशन दैट इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी या कनेक्टेड विद गवर्नमेंट अनटिल और अनलेस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट इज़ ऑब्टेन्ड फॉर यूजिंग दीज वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या कहा कि हमने कोई कंपनी का नेम है, ठीक है, कंपनी का नेम उन्होंने ऐसा रख दिया जो ना किसी गवर्नमेंट कंपनी से मिलता जुलता लगता है। लाइक अगर कोई पर्सन कंपनी का नेम सुनेगा ना, वो कहेगा कि यार ये तो गवर्नमेंट की कंपनी लग रही है। तो ऐसा नेम हम नहीं रख सकते। जब तक हम ये ऐसा नेम तभी रख सकते हैं अगर हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया भाई हाँ तो ये नेम रख ले, तो रखा जाएगा। अनटिल और अनलेस नहीं रखा जाएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं है तो हम ऐसा नेम नहीं रख सकते। मतलब ऐसा नेम रखना ही नहीं है कंपनी का जिसको सुन के ये लगे कि भाई ये कंपनी तो यार गवर्नमेंट से मिलती जुलती लगती है, इसका ना गवर्नमेंट के साथ कोई लेना देना है। ऐसा नेम भी हम नहीं रख सकते। तो ये थी हमारी रिस्ट्रिक्शंस। पहली आइडेंटिकल, दूसरी कोई ऑफेंस ना इंडिकेट करे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करे। फिर है अनडिज़ायरेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया भाई ऐसा नेम नहीं चलेगा। फिर उन्होंने क्या कहा कि कोई ऐसा नेम जिससे हमें लगे कि कंपनी तो गवर्नमेंट कंपनी है, तो ऐसा नेम भी नहीं रख सकते। कब तक? जब तक कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ना मिल जाए। अगर हमने कोई कंपनी का नेम रखा, चाहे वो गवर्नमेंट के मिलती जुलती लगती हो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया ना भाई हाँ चलो यार ये नेम तो सही है, तो वो नेम रखा जाएगा, वरना नहीं रखा जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पेज पे अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम टू रजिस्ट्रार। अगर हमने अपनी कंपनी का नेम रिजर्व करवाना है तो हम एप्लीकेशन किसको लिख के देते हैं? रजिस्ट्रार को। ये कहाँ पे कहा गया है? सेक्शन 4 क्लॉज 4 में। अब एप्लीकेशन में क्या है, कोई भी पर्सन एप्लीकेशन लिख के देगा किसको? आरओसी को। ठीक है, इन फॉर्म नंबर, फॉर्म नंबर नहीं, फॉर्म का नेम क्या है? रन, RUN, ये नेम याद रखना, फॉर्म रन। प्लस फीस देगा जो हमारे कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फीस रूल 2014 में डिस्क्राइब्ड है। जो भी फीस उस रूल में लिखी गई होगी उतनी हम फीस देंगे। क्या कहा उन्होंने, जो पर्सन है वो एप्लीकेशन लिख के देगा आरओसी को इन फॉर्म रन, प्लस फीस देगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म इन द कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014 में। अब एप्लीकेशन क्यों लिख के देगा, क्या क्या पर्पस है उसके? पहला, या तो नेम को रिजर्व करवाने के लिए, या प्रपोज कंपनी का नेम रिजर्व करवाने के लिए, या फिर चेंज ऑफ नेम के लिए। किन किन रीजंस के लिए लिखेगा? नेम को रिजर्व करवाने के लिए, प्रपोज कंपनी के नेम के लिए, और चेंज करवाने के लिए कंपनी का नेम। इन 3 रीजंस के लिए वो एप्लीकेशन लिख के दे सकता है किसको? रजिस्ट्रार को। ठीक है, इन फॉर्म नंबर रन प्लस फीस जो हमारी कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फीस रूल 2014 में डिस्क्राइब्ड है। ठीक है, अब क्या कहा उन्होंने, अगर किसी भी कंपनी ने, कोई भी कंपनी हो, अगर उसने अपना नेम अप्रूवल रिजर्व करवाना है, मतलब अप्रूवल फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम, नेम रिजर्व करवाने के लिए अप्रूवल लेना है किसका? आरओसी का। तो कितने दिनों के लिए मिलेगा? फॉर 20 डेज। कोई भी कंपनी अपना नेम रिजर्व करवा सकती है, कितने दिनों के लिए? 20 डेज़ के लिए। ठीक है, बट उन्होंने क्या कहा, इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, पुरानी कंपनी है, अगर उसने अपना नेम रिजर्व करवाना है या चेंज करवाना है, तो आरओसी उस कंपनी के नेम को रिजर्व कर सकती है फॉर 60 डेज़। ठीक है, वैसे अगर कोई नई कंपनी खुली, ठीक है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो वो आरओसी उस कंपनी के नेम को 20 डेज़ के लिए रिजर्व कर सकती है। बट अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उस कंपनी के नेम को आरओसी 60 डेज़ के लिए रिजर्व कर सकती है। ठीक है, नाउ आरओसी हैव पावर टू कैंसिल द नेम रिजर्वेशन। अगर आरओसी उस कंपनी के नेम को रिजर्व कर सकती है तो आरओसी किसी कंपनी के नेम रिजर्वेशन को कैंसिल भी कर सकती है अगर उसे लगता है कि कंपनी ने जो इन्फॉर्मेशन दी है ना वो इनकरेक्ट है। ठीक है, या फिर जो कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई, अभी तक कंपनी सेटअप ही नहीं हुई, कंपनी लॉ के अंडर वो अपने आप को अभी तक करवा ही नहीं पाई इनकॉर्पोरेट, तो आरओसी उस कंपनी के नेम रिजर्वेशन को कैंसिल कर सकती है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि जो हम, ये एक छोटा सा पॉइंट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ना इन द मैटर्स ऑफ नेम, कंपनी के नेम्स के मैटर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है वो हमारे सेक्शन 16 के अंदर डिफाइंड है।
ठीक है, ये था हमारा एप्लीकेशन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम टू द रजिस्ट्रार। क्या कहा उन्होंने, कोई भी पर्सन है ना वो एप्लीकेशन लिख सकता है टू ROC इन द फॉर्म रन, प्लस फीस देगा जो हमारे कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फीस रूल 2014 में लिखी हुई है। ठीक है, अब एप्लीकेशन जब हम ROC को लिख के देते हैं तो वो किन किन रीजंस के लिए लिख के देते हैं, 3 रीजंस है, या तो नेम को रिजर्व करवाने के लिए, ठीक है, प्रपोज कंपनी का नेम रिजर्व करवाना है तो भी, या फिर नेम को चेंज करवाने के लिए। अगर अपना कोई भी कंपनी अपना नेम रिजर्व करवाना चाहती है तो ROC वैसे तो कंपनी के नेम को 20 डेज़ के लिए रिजर्व कर सकती है, ठीक है, या एज में भी प्रिस्क्राइब जितना भी होगा केस के अकॉर्डिंग। बट अगर हमारी कंपनी एग्जिस्टिंग वाली है तो ROC उस कंपनी के नेम को 60 डेज़ के लिए भी रिजर्व कर सकती है। अब अगर ROC के पास नेम रिजर्वेशन की पावर है तो उसके पास नेम रिजर्वेशन को कैंसिल करने की भी पावर है। अगर ROC को लगता है कि किसी कंपनी ने अपनी इन्फॉर्मेशन गलत दी है, या फिर कोई कंपनी अभी तक कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर ही नहीं हुई, इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई, तो वो उस कंपनी के नेम रिजर्वेशन को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूल 8 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। इसमें क्या कहा, हमने पीछे देखा था ना कि कोई भी कंपनी है ना उसका नेम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें उसी पॉइंट को आगे डिफाइन किया गया है कि किसी कंपनी का नेम आइडेंटिकल कब माना जाएगा। ठीक है, किन किन केसेस में कंपनी का नेम डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा अगर नेम उन्हें आइडेंटिकल लगा। अब आइडेंटिकल भी ये तो नहीं ना कि रिलायंस का रिलायंस हो गया तो वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल भी कितने सारे टाइप्स में हो सकता है, कितनी सारी सिचुएशन में हमें नेम आइडेंटिकल लग सकता है, तो वो सिचुएशंस है। ठीक है, अब वर्ड्स लाइक प्राइवेट, पीवीटी, पी ब्रैकेट में पी, लिमिटेड और लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, किसी कंपनी ने अपने नेम के पीछे में पूरा प्राइवेट लिख दिया, उसी सेम नाम की मिलती जुलती कंपनी ने अपने नेम के पीछे में स्मॉल में लिख दिया पीवीटी, तो कंपनी का नेम डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, प्लूरल वर्जन ऑफ वर्ड्स लाइक किसी कंपनी का नेम मान लो कि बुक लिमिटेड है, जो नई कंपनी है उसने अपने कंपनी का नेम बुक्स लिमिटेड रख लिया, मतलब प्लूरल वर्जन उसका कर दिया, तो वो भी डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। देन अब लेटर स्पेसिंग एंड पंक्चुएशन मार्क। फॉर एग्जांपल अब ये देखो आशिमा, ठीक है, ये आशिमा है। ठीक है, किसी कंपनी का नेम आशिमा लिमिटेड है। ठीक है, किसी और पर्सन ने कंपनी का नेम पता क्या कर लिया, ASHIA स्पेस दे के लिख दिया, तो उसको भी डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, नाउ यूज़ ऑफ डिफरेंट टेंसेज अलग अलग यूज़ कर लिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मतलब कोई कंपनी का नेम था उसी में टेंस चेंज करके कर दिया, पहले से किसी कंपनी के नेम में बस टेंसेस को चेंज करके नया नेम रख लिया, तो वो भी डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। नाउ मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है, रिलायंस। ठीक है, रिलायंस के नेम को चेंज कर दिया किस में, रिलायंस में, आई हटा दिया, रिलायंस हो गया, तो मतलब स्पेलिंग में बस चेंज किया, तो वो भी डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। यूज़ ऑफ डिफरेंट फोनेटिक स्पेलिंग एंड स्पेलिंग वेरिएशन, ये भी सेम ही आ जाता है एक तरह से, क्या या तो मिस स्पेल्ड वर्ड्स है या स्पेलिंग की वेरिएशन है, एक ही बात हो गई। ठीक है, इफ नेम ऑफ प्रपोज कंपनी इज हिंदी या उर्दू वर्जन ऑफ कंपनी LLP, कंपनी या LLP, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी या LLP, उसके नेम का हिंदी या उर्दू वर्जन। फॉर एग्जाम्पल कमल लिमिटेड। ठीक है, अब कोई नया पर्सन आया, उसने अपनी नई कंपनी खोली, उसने पता क्या नाम रख लिया, उसने हिंदी में नेम रख लिया कमल, तो वो भी डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। नाउ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन सेम वर्ड्स के। ठीक है, अब जैसे टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी का नेम है, एग्जिस्टिंग कंपनी। अब कोई पर्सन नया आता है, वो पता क्या करता है, टाटा आयरन स्टील लिमिटेड, ये 4 वर्ड्स यूज़ करके ना अपना नेम अपनी कंपनी का नेम पता क्या रख लेता है, स्टील आयरन टाटा लिमिटेड। मतलब वही सेम वर्ड्स यूज़ करके बस कॉम्बिनेशन अलग कर दिया, वर्ड्स को इधर उधर कर दिया, तो भी उस कंपनी का नेम डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। काफ़ी इजी है ये भी। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट क्या है, एडिशन ऑफ वर्ड्स लाइक न्यू, मॉडर्न, ओम, जय या साई। मतलब कोई
कंपनी है, बस उसी कंपनी का सेम नाम लेके बस उस कंपनी के नेम के आगे लिख दिया। लाइक अब टाटा स्टील लिमिटेड है ना, ठीक है, हम ना कलर टाटा मान लेते हैं, किसी कंपनी का नेम ना टाटा है, ठीक है। अब कोई नया पर्सन आया, उसने अपनी नई कंपनी सेटअप की, उसने ना बस ओम टाटा लिख दिया, उसने टाटा वर्ड के आगे सिर्फ ओम ऐड करके अपनी कंपनी का नेम रख लिया, तो वो भी भाई कैंसिल कर दिया जाएगा, डिसरिगार्ड। भाई तू क्या कर रहा है, मेरी कंपनी का नेम टाटा है, लोग मेरे को टाटा के नाम से जानते हैं, और तू क्या कर रहा है, अपनी कंपनी में मेरी कंपनी के नेम से मिलता जुलता नेम लेके बस एक वर्ड ऐड कर रहा है। भाई मेरी कंपनी की तो एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी, तो उसको भी डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ एडिशन ऑफ इंटरनेट रिलेटेड डेजिग्नेशन लाइक .com .edu .government, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी है, जैसे हमने कमल लिमिटेड लिया था, अब वो क्या कर रहा है, कोई पर्सन अपनी कंपनी सेटअप कर रहा है, वो पता क्या कर रहा है, कमल .com या .gov ले लो, तो ये भी क्या भाई, ये इंटरनेट की डेजिग्नेशंस है, ये इंटरनेट की जो हमारी ऑलरेडी सेटअप वेबसाइट्स है उनके लिए ये डेजिग्नेशन यूज़ किए जाते हैं, तो अपनी कंपनी के नेम में यूज़ करी जा रहा है, तो उसको भी भाई डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ केसेस जिनमें इन्होंने बताया कि अगर हमारी कंपनी का नेम आइडेंटिकल होता है तो किन किन सिचुएशंस में नेम को डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा, नेम को कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर वर्ड यूज़ किए गए प्राइवेट, पीवीटी मतलब प्राइवेट से मिलते जुलते वर्ड्स यूज़ करके, बस मान लो कि कमल है, कमल के आगे किसी ने अपनी कंपनी के नेम के आगे पूरा प्राइवेट लगाया हुआ है, कोई और पर्सन है उसने अपनी कंपनी के नेम के आगे कमल पीवीटी लगा दिया, तो भाई ये तो एक ही बात होगी ना, ठीक है, तो उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा नेम को। देन प्लूरल वर्जन, बुक का बुक्स कर दिया। देन लेटर स्पेसिंग, आशिमा जोड़ के लिखा हुआ था, अब उन्होंने क्या कर दिया, स्पेसिंग दे दी स्पेलिंग्स में, ठीक है। टेंसेस अलग अलग यूज़ कर लिए, किसी ने पास्ट में लिखा है, किसी ने फ्यूचर में अपनी कंपनी का नेम कर लिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। मिस स्पेल्ड वर्ड्स, स्पेलिंग गलत है या डिफरेंट फोनेटिक स्पेलिंग वेरिएशन है, ठीक है। नाउ इफ़ द नेम प्रपोज इन हिंदी, मतलब किसी कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी या एलएलपी का नेम हिंदी या उर्दू वर्जन में ले लिया, तो उसको भी गलत माना जाएगा, उसको भी डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेम वर्ड्स, टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड का हमने कर दिया आयरन एंड स्टील टाटा लिमिटेड, तो वो भी गलत होगा, ठीक है। एडिशन ऑफ वर्ड्स लाइक न्यू, मॉडर्न, ओम, जय, साई एक्सेट्रा, तो उसको भी गलत माना जाएगा। लाइक टाटा कंपनी है, कोई और नया पर्सन आया, उसने अपनी कंपनी का नेम रख लिया टाटा, बस आगे ओम लगा दिया, तो भाई वो डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ इंटरनेट रिलेटेड डेजिग्नेशन, जो हमारी इंटरनेट वेबसाइट्स की डेजिग्नेशन है .com .edu .gov, उनको भी कैंसिल डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, हमारी जो कंपनी का नेम है उसको अनडिज़ायरेबल कब और किन किन सिचुएशन में अनडिज़ायरेबल कंसिडर किया जाएगा। पीछे हमने क्या पढ़ा कि आइडेंटिकल नेम के डेजिग्नेशन में ही कौन कौन सी सिचुएशन में अनडिज़ायरेबल माना जाएगा। अब है कि आइडेंटिकल के अलावा भी किन किन सिचुएशन में हमारी कंपनी के नेम को अनडिज़ायरेबल माना जाएगा। पहले है कि अगर हमारी कंपनी का जो नेम है ना वो एम्बलम एंड नेम एक्ट 1950 से पहले का है या उसके अंडर क्रिएट किया गया, उसके अंडर हमारी कंपनी का नेम रखा गया था, तो उसको अनडिज़ायरेबल माना जाएगा, ठीक है। सेकंड, ट्रेडमार्क, कोई मिलता जुलता ट्रेडमार्क है तो भी अनडिज़ायरेबल माना जाएगा। ऑफेंसिव है, हमारी कंपनी का नेम किसी ऐसे इलीगल वर्क को दर्शा रहा है, काफ़ी ऑफेंसिव सा है, तो उसको भी अनडिज़ायरेबल माना जाएगा। देन हमारी कंपनी का नेम एलएलपी से मिलता जुलता है, किसी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से मिलता जुलता है, उसको भी अनडिज़ायरेबल माना जाएगा। हमारी जो कंपनी का नेम है वो जो हमारे प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे उससे रिलेट ही नहीं करता, उससे बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, जो हमारे प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, तो उसको भी अनडिज़ायरेबल माना जाएगा। देन इज़ फाइनेंशियल एक्टिविटी इज इन देयर, हमारी जो कंपनी है ना उसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है, तो उसको भी अनडिज़ायरेबल माना जाएगा। एक तरह से कंपनी में काम ही नहीं हो रहा। कंपनी कब चलती है, जब उसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रिजेंबल्स विद द फॉरेन कंपनी, हमारी जो कंपनी का नेम है ना
वो किसी फॉरेन कंपनी से मिलता जुलता है। लाइक फॉरेन कंपनी में कौन आ गया, स्टारबक्स जैसी कंपनी होगी, एप्पल होगी, उससे मिलता जुलता है तो भाई उसको भी डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। हमारी जो कंपनी का नेम है वो ब्रिटिश इंडिया की कंपनी के नेम से मिलता जुलता है। जब ब्रिटिशर्स का टाइम था उस टाइम पे जो इंडिया में कंपनीज थी, ठीक है, उससे मिलता जुलता तो उसको भी अनडिज़ायरेबल माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको हमें ध्यान में रखना ही है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या है, जो हमारी सेक्शन 8 कंपनी है इसमें क्या क्या आता है। पहले तो सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है, हमने पहले ही पढ़ा है, कौन सी होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, लोगों की हेल्प करना होता है। इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, फोरम आते हैं, फाउंडेशन आती है, ट्रस्ट, एसोसिएशन, चैम्बर या फेडरेशन, ये सभी चीज़ें हमारी सेक्शन 8 कंपनी के अंदर इंक्लूड होती है। फिर हमने निधि कंपनी के बारे में भी पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कंपनी में, तो हमने उसमें एक वर्ड पढ़ा था कि जो निधि कंपनी होती है ना, वो अपने नाम के पीछे वर्ड ऐड करती है, क्या, निधि लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई कंपनी अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करती है, ठीक है, दैट आर नॉट सिमिलर टू इट्स नेम, देन द कंपनी हैव 6 months टू चेंज इट्स नेम। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन था, ठीक है, उसकी कंपनी का नेम था राम टेलर्स, और ना वो कपड़े सिलता था, ठीक है, तो राम टेलर्स और कपड़े सिलता था, उसकी कंपनी का नेम उसकी एक्टिविटी से मिलता जुलता था, बट उसने क्या किया, अब ना अपनी एक्टिविटी चेंज कर लिया, वो कपड़े सिलता नहीं है, वो कपड़े बेचता है। तो क्या बेचना उसके नाम से सिमिलर है, राम टेलर्स, और उसका काम क्या है, बेचना, सिमिलर नहीं है, तो वो अपना नाम कंपनी का चेंज करेगा, जिसके लिए उसे 6 महीने का टाइम दिया गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, नेम रिलीज आफ्टर द चेंज ऑफ नेम shall be kept in database and not be taken by any other company for at least 3 months। अगर किसी कंपनी ने अपना नेम चेंज किया, फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड से XYZ कर लिया, ठीक है, तो जो कंपनी का ये नाम है ना ABC लिमिटेड, इसको 3 साल के लिए रिजर्व कर लिया जाएगा। 3 साल तक ये वाला जो नेम है ना, इसका कोई भी पर्सन अपनी कंपनी के नेम की तरह पे यूज़ नहीं कर सकता, 3 साल के बाद कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ प्रपोज कंपनी नेम इज आइडेंटिकल टू अ कंपनी दैट इज स्ट्राइक ऑफ अंडर सेक्शन 248, देन द नेम शैल नॉट बी अलाउड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है ए, ठीक है, उसने ना एक कंपनी सेटअप की और उसने उस कंपनी का नाम सोचा ABC लिमिटेड, ठीक है, और एक साइड पे ना एक कंपनी है वैसे ही ABC लिमिटेड, और जो ये वाली कंपनी है ना, स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है। अभी इसको स्ट्राइक ऑफ हुए कितने साल हुए हैं, 7 years हुए हैं। तो क्या ये जो पर्सन ए है अपनी कंपनी का नेम ABC लिमिटेड रख सकता है, नहीं। पहले तो क्यों, क्योंकि पहले से ही किसी कंपनी का नेम ABC लिमिटेड है, प्लस ये कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है। फिर तो आप कहोगे कि सर रख सकते हैं, 7 years भी हो गए हैं मैम, रख सकते हैं, 7 years हो गए हैं, नहीं रख सकता। क्यों, क्योंकि अगर किसी पर्सन ने अपनी कंपनी का नेम सोचा, वो नेम सोचा जो किसी कंपनी से मिलता जुलता है, जो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, तो वो नेम तभी रख सकता है अगर उस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ हुए 20 years हो गए या 20 से ज़्यादा। अब फॉर से कि इस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ हुए ना 21 years हो गया, तो ये जो पर्सन ए है ना, वो अपनी कंपनी का नाम ABC लिमिटेड रख सकता है, वरना नहीं रख सकता, ठीक है। क्लियर होगा, रुको मैं आपको दोबारा बताती हूँ। कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, वो स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, अभी उसको स्ट्राइक ऑफ हुए ना सिर्फ 7 साल हुए हैं, तो कोई एक पर्सन है ए, उसने ना अपनी नई कंपनी सेटअप की, उसने भी अपनी कंपनी का नेम ABC लिमिटेड सोच लिया, तो क्या वो अपनी कंपनी का नाम ABC लिमिटेड रख सकता है, नहीं रख सकता। क्यों, क्योंकि वो आइडेंटिकल है किसी और कंपनी के, चाहे वो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई हो। बट अगर वही स्ट्राइक ऑफ, जो वही कंपनी जो ABC लिमिटेड कंपनी है, वो जो स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, अगर उसको स्ट्राइक ऑफ हुए 20 years या 20 years से ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये ए पर्सन अपनी कंपनी का नाम ABC लिमिटेड रख सकता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा, बाकी डाउट है तो यू कैन श्योरली आस्क, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेम इंक्लूडिंग द फेस commodity exchange may be allowed if a no objection certificate is issued या furnished। अगर किसी कंपनी के नेम के अंदर ये फेज आता है,
ये क्या है, कमोडिटी एक्सचेंज। तो इसको अलाउ किया जाएगा कब, अगर उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है तब। अगर उस कंपनी के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं होता तो वो अपना नेम ये वाला नहीं रख सकती, ठीक है। ये फेज़ वो तभी इंक्लूड कर सकती है अगर उसको एनओसी इशू कर दिया गया, अगर उसको एनओसी फर्निश करके दे दिया गया तभी, वरना नहीं, ठीक है। सो ये लास्ट हम कर लेते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सिचुएशन या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। नहीं तो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये अलग क्लॉज आ गया हमारा। आज हमने अपना नेम क्लॉज कंप्लीट किया है, ठीक है। क्या थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि सेक्शन 8 कंपनी में क्या क्या आता है, निधि कंपनी में क्या था देखा हमने। फिर अगर कोई कंपनी अपना काम चेंज करती है और उसका जो काम उसने चेंज किया वो उसके नेम से मिलता जुलता नहीं है तो उस कंपनी को 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि वो अपनी कंपनी का नेम चेंज कर ले। फिर है कि अगर किसी कंपनी ने अपना नेम चेंज करवाया, ठीक है, तो जो उसने नेम चेंज करवाया नया नेम तो रहेगा ही, जो पुराना नेम है उसको 3 साल के लिए रिजर्व कर लिया जाएगा। 3 साल तक उस पुराने नेम से कोई भी बंदा अपनी कंपनी का नेम नहीं रख सकता, ठीक है। फिर कि अगर कोई कंपनी का नेम किसी स्ट्राइक ऑफ कंपनी से मिलता है, कोई ऐसी कंपनी से मिलता है जो स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, तो उसको नहीं रख सकता, उस नाम को वो नहीं रख सकता। जब अगर उस कंपनी को 20 साल हो गए ना फिर रख सकता है, ठीक है। फिर है कि अगर कोई कंपनी के नेम के अंदर ये वर्ड आता है कमोडिटी एक्सचेंज, तो इसको अलाउ किया जाएगा कब, अगर उस कंपनी ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया है या उस कंपनी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया तब, ठीक है। सो हियर वी आर डन विद द टॉपिक। आज हमने देखा अपना नेम क्लॉज जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज है, ठीक है। एंड इसमें से हमारे पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन द बेस ऑफ केस स्टडी के फॉर्म में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसमें, स्पेशली कि क्या प्रोसीजर है, रूल 8 जो हमने पढ़ा है आइडेंटिकल नेम वाला वो पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक किया उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले वाले क्लॉजेस देखेंगे, वो काफ़ी छोटे हैं, ये थोड़ा यही वाला नेम क्लॉज जो है हमारा सबसे लंबा है, बाकी क्लॉजेस हमारे छोटे छोटे हैं, वो हो जाएंगे हमारे एक वीडियो में, ट्राई करूँगी कि कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कोई भी डाउट है तो पूछो एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।